नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम आपके कक्षा 5 हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 9 एक माँ की बेबसी पढ़ने वाले हैं। और ये है पार्ट 1 वीडियो, जिसमें हम इस कविता को शब्दार्थ के साथ और बहुत सारे चित्रों के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले हमें इस कविता के शीर्षक का मतलब समझना है। माँ की बेबसी। बेबसी क्या होती है? माँ का प्यार, माँ की चिंता, माँ की डांट, माँ का गुस्सा, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता है। माँ का अपने बच्चे के प्रति जो प्यार की भावना होती है, केयर की भावना होती है, चिंता होती है अपने बच्चे के लिए, वैसे ही बेबसी भी एक टाइप का इमोशन है। अब बेबसी का अर्थ क्या है? इस फोटो में हम देख सकते हैं कि ये जो बच्चा है, ये आराम से इस समुंदर के किनारे चल रहा है, लेकिन ये बच्चा कहीं फिसल के गिर ना जाए, इसीलिए इसकी माँ ने इसका हाथ पकड़ा हुआ है, इसे सपोर्ट देने के लिए। कई बार ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब हमारी मम्मी भी चाहते हुए भी बच्चों की मदद नहीं कर पाती। ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं जब मदद करने की इच्छा के होते हुए भी कोई हमारी मदद नहीं कर पाता, तो उसे कहते हैं बेबसी। कभी अगर हम किसी की मदद नहीं कर पाते हैं तो वो हमारी बेबसी होती है। और इस कविता को जिन्होंने लिखा है, श्री कुंवर नारायण जी, इन्होंने भी अपने बचपन में जिन खेलों को खेला है अपने दोस्तों के साथ, आज बड़े होने के बाद उनकी आंखों के सामने सेम वही मेमोरी वापस आ गई है और ये अपने बचपन की यादों को याद करते हुए ये कविता लिखते हैं। इस कविता में भी कवि ने एक बच्चे की ना बोलने की प्रॉब्लम को बताया है, जिसके बारे में उस बच्चे की माँ कुछ भी नहीं कर पाती थी और इसीलिए उस माँ की ये विवशता थी, बेबसी थी। और कवि को भी उस बच्चे की माँ की बेबसी का ये एहसास बहुत सारे सालों के बाद हुआ, जब कवि बड़े हो गए। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा ये पाठ, एक माँ की बेबसी। इस कविता को पढ़ते समय आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं। जैसे हम बचपन से जब नर्सरी राइम्स पढ़ते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो हमारे दिमाग में भी जैसे एप्पल का चित्र और बॉल का चित्र ऐसा बनता जाता है ना, वैसे ही हम जब किसी कविता को पढ़ते हैं, किसी पोयम को पढ़ रहे होते हैं, तो हमारी आँखों के सामने कई तरीके के इमेजिनरी पिक्चर्स बनते रहते हैं, काल्पनिक चित्र बनते रहते हैं। और कभी कभी कुछ पुरानी बातें भी याद आ जाती है उन चित्रों के साथ, हमारी ओल्ड मेमोरीज़। जैसे अगर आपको गर्मियों की छुट्टी के बारे में कुछ बोलना हो तो आपके मन में भी कुछ चित्र सा बन जाता है ना, आपने अपनी नानी के घर में किस तरीके की मस्तियाँ की थी, उन सब मस्तियों के चित्र बन जाते हैं हमारे दिमाग में। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। कविता के जो कवि हैं उनके दिमाग में भी जब उनकी बचपन की यादें आती हैं, जब वो बचपन में खेला करते थे अपने दोस्तों के साथ, तो अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए उनके अलग अलग गेम्स के चित्र, उनके दूसरे अलग अलग साथियों के चित्र, और उन सब फ्रेंड्स में से एक स्पेशल फ्रेंड, खास साथी रतन नाम का एक लड़का था, उसकी चित्र और उसकी माँ का चित्र कवि के दिमाग में बन जाता है। इसे पढ़ो, इस कविता को पढ़ो और महसूस करो, इस कविता को फील करने की कोशिश करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, यानी कि इसे हम स्टोरी की तरह एकदम फास्ट नहीं पढ़ सकते। कविता की हर एक लाइन में कुछ स्पेशल बात छिपी होती है, जिसे हमें धीरे धीरे पढ़ के ही समझ में आती है। उसे मन में उतरने में, किसी भी कविता को उसे मन में उतरने में, मन में उतरना यानी कि अच्छे से समझ में आने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद, बरसों मतलब कई सालों के बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे, क्योंकि कई बातें हमें बचपन में समझ नहीं आती, कई तरीके के इमोशंस बचपन में बच्चों को समझ नहीं आती। लेकिन जब बड़े होने के बाद उसी कविता को दोबारा बच्चे पढ़ते हैं या फिर कोई पढ़ने का मौका मिलता है, तब जाके उसका रियल मीनिंग समझ में आता है।
कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। मन के कोने में घर बना लेना यानी कि हमेशा के लिए याद रह जाना, टू रिमेंबर फॉर लाइफ, जिसका मतलब है कि कभी कभी कोई कविता हमारे मन को इतना छू ले कि वो हमें हमेशा के लिए याद रह जाती है और किसी मौके पर वह उभर आती है। रिलेटेड, मिलता जुलता कोई सिचुएशन बन जाए तो हमें हमारी पुरानी यादें वापस आ जाती है। उसी मौके पे, उसी चांस पे वह उभर आती है, हमारे सामने प्रकट आ जाती है, हमें याद आ जाती है। कविता, कहानी सबके साथ यह होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा। इसीलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। कवि का ये कहना है कि अगर किसी कविता को पढ़ के आपके दिमाग में उस कविता को समझने जितना एक चित्र ही बन जाएगा ना, तो भी कविता सक्सेसफुल है। तो चलिए पढ़ते हैं इस कविता को। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। अदृश्य का मतलब होता है कि जो दिखाई नहीं देता। अब जो कवि हैं उन्हें याद आता है अपने बचपन की बात कि न जाने कौन से अदृश्य पड़ोस से एक बच्चा जिसका नाम रतन था, वो पता नहीं किस घर से आता था। उसके पड़ोस में ही वो आसपास कहीं बच्चा रहता होगा, लेकिन एक्चुअली उसका घर कौन सा था वो कवि को पता नहीं था। और वो जब निकल के आता था कवि और बाकी सभी बच्चों के साथ खेलने, और जो बोल नहीं सकता था उसकी यादें आज कवि के दिमाग में ताज़ा हो गई थी। खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की तरह था, वह भी एक बच्चा। एक टूटे खिलौने की तरह का क्या अर्थ है? जैसे बच्चों, आपके पास भी बहुत सारे टॉयज़ होंगे, शायद उनमें से एक दो टूट जाएं। जैसे जो चाबी से चलने वाली गुड़िया होती है, उसकी चाबी टूट जाए। अगर कार रिमोट कंट्रोल कार है, उसका रिमोट टूट गया तो क्या होगा? खिलौना तो टूट गया, वो चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप उसके साथ खेलोगे, बिना चले ही उसके साथ खेलोगे। तो वैसे ही बच्चा टूटे खिलौने की तरह क्यों था? क्योंकि ये जो रतन नाम का बच्चा था, ये बोल नहीं सकता था, बोलने में असमर्थ था, लेकिन फिर भी वो दोस्तों के साथ खेलता था। दिखने में तो वो बच्चा भी हम सब की तरह ही एक बच्चा था, लेकिन हम सब बच्चों के लिए अजूबा था। अजूबा का मतलब होता है आश्चर्य में डाल देने वाली चीज़। और इस रतन नाम के लड़के को देख के सभी बच्चों को आश्चर्य होता था। आश्चर्य क्यों होता था? क्योंकि रतन हमसे भिन्न था, वो हमसे बिल्कुल अलग था। किस तरह से वो बच्चा अलग था? क्योंकि रतन बोल नहीं सकता था, बाकी बच्चों की तरह बोल नहीं सकता था, इसीलिए रतन इन सब बच्चों से अलग था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। तो बच्चों, घबराहट क्या होती है? हमारे मन में किसी डर के कारण होने वाली बेचैनी को घबराहट कहते हैं। जैसे किसी एग्ज़ाम के टाइम पे आपको टेंशन होता है कि मार्क्स कैसे आएंगे, पापा मम्मी पता नहीं डांटेंगे, पता नहीं टीचर्स क्या बोलेगी, मैं अच्छे से लिख पाऊँगा या नहीं, मुझे याद रहेगा कि नहीं। तो आपके मन में भी जो हार्ट बीट फास्ट होने वाली चीज़ होती है ना, टेंशन टाइप की चीज़, उसी को घबराहट होती है। तो उसी तरह जब ये सभी बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते थे तो रतन के दिल के अंदर भी एक टाइप की घबराहट होती थी, क्योंकि अगर वो कुछ बोलना चाहता था वो बोल नहीं पाता था, अपने दोस्तों को अपने मन की बात बता नहीं पाता था, तो इसीलिए वो थोड़ा घबराता था। और रतन की घबराहट को इसीलिए बाकी बच्चे समझ नहीं पाते थे। न इशारों में कही गई उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। कवि का कहने का ये मतलब है कि वो बोल तो नहीं पाता था, तो इशारों से यानी कि साइन लैंग्वेज से, संकेत से वो हमें कुछ कहने की कोशिश करता था, वो जो भी बातें बताना चाहता है। लेकिन फिर भी ना तो हम उसकी घबराहटों को समझ पाते थे, ना उसकी इशारों में कही गई बातों को हम समझ पाते थे, और ना ही उसके भयभीत आँखों में
हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहट को समझ पाते थे। अब भयभीत आंखें क्या होती है? जब बच्चा कोई बोल नहीं सकता, उसे हमेशा एक टाइप का डर फील होता है कि शायद वो ठीक से खेल नहीं पाए, शायद उसके दोस्त उसके बारे में पता नहीं क्या सोचे। तो उसकी आंखों में भी हमेशा एक टाइप का डर बना रहता था। उससे उसके अंदर जो एक छटपटाहट फील होती थी, छटपटाहट यानी कि कुछ करने की इच्छा होना पर न करने के कारण होने वाली बेचैनी, कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। वो भी इसीलिए इरिटेट हो जाता था। लेकिन फिर भी बाकी सब बच्चे रतन की इस छटपटाहट को समझ नहीं पाते थे। इसके ना बोलने के कारण इसके मन में जो डर बना रहता था वो भी बाकी बच्चे समझ नहीं पाते थे, और इसी कारण ये बच्चा हमेशा टेंशन में रहता था, घबराया हुआ रहता था। और इसके इसी घबराहट को देखकर बाकी सब बच्चे भी घबराए हुए रहते थे। बाकी सब भी तो बच्चे ही थे, उन्हें भी समझ नहीं आता था कि ये रतन नाम का जो लड़का है वो हमेशा डरा डरा क्यों रहता है। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। किसी भी चीज़ को एक टक लगा के प्यार से देखते रहना। अब इन दोनों लाइंस में कवि कहना चाहते हैं कि जब तक रतन बाकी बच्चों के साथ खेलता था, तब तक उसकी माँ पार्क में बैठी रहती और एक टक निहारती रहती, देखती रहती थी रतन को। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं। कवि ये कहना चाहते हैं कि उस समय तो कवि बच्चे थे और उस समय उनको रतन की ये जो घबराहट थी, ये जो टेंशन था, वो उन्हें समझ नहीं आता था। लेकिन अब जैसे जैसे वो कुछ बड़े होने लगे हैं, तो वो अच्छे से समझने लगे हैं कि जो भाषा बोल नहीं पाते थे, उनके मन के अंदर क्या दुख चलता था। और सबसे ज़्यादा कवि को याद आता है उस रतन की माँ। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। झलकती का मतलब आभास होना, किसी चीज़ का एहसास होना। कवि कहते हैं जब उन्हें बचपन के दोस्त रतन की याद अचानक से आई और उनके मन में अलग अलग तरीके के चित्र बनने लगे, तो रतन के साथ साथ रतन की माँ की भी चित्र कवि के मन में जाग उठा कि बचपन में मैं रतन के साथ खेलता था, रतन के अनकही बातों को, जो वो बोल नहीं पाता था, उसके एक्शंस को, उसके इशारों को मैं समझ जाता था। लेकिन उसके माँ की आंखों में जो बेबसी उस समय मुझे नज़र आई थी, जिस बेबसी का अर्थ मैं नहीं जानता था, उस बेबसी का अर्थ मुझे आज जाके पता चला। अब रतन की माँ की आंखों में बेबसी क्यों दिखाई देती थी? क्योंकि जब बच्चा बोल नहीं सकता तो वो कितना परेशान रहता होगा। जैसे रतन, वो हमेशा घबराया हुआ रहता है, टेंशन में रहता है, और एक बच्चे का टेंशन माँ से कैसे बर्दाश्त हो। लेकिन माँ चाहते हुए भी रतन की कभी कुछ मदद नहीं कर पाती थी। माँ चाहकर भी रतन के मुंह से अपनी आवाज़ तो नहीं निकाल सकती। इसीलिए रतन की माँ की आंखों में हमेशा बेबसी झलकती थी। बेबसी यानी कि लाचारी, हेल्पलेसनेस। माँ हेल्प करना चाहती है, लेकिन फिर भी रतन की माँ रतन को हेल्प नहीं कर पाती थी। और यही कवि अपने कविता के ज़रिए कहना चाहते हैं। इस कविता को लिखा है कुंवर नारायण जी ने। शायद आपको भी माँ की आंखों में झलकती हुई बेबसी का अर्थ अभी समझ में ना आया हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आज से कई सालों के बाद आप भी जब जिंदगी की बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे, तब आपको भी अपनी माँ की आंखों में छुपे हुए उस हिडन इमोशन को पहचानने में ज़रूर मदद मिलेगी। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं हमारा पार्ट 1 वीडियो। इस पार्ट के अभ्यास प्रश्न हम अपने पार्ट 2 वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.